बाईपासिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रेन का एक पर्टिकुलर जो सब सिस्टम होता है उसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं पूरी एंटायर ट्रेन से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी ट्रेन में टोटल है 64 डोर। हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आती है। स्टेशन पर आने के बाद सारे जो पैसेंजर्स है ट्रेन को बोर्ड करते हैं। बोर्ड करने के बाद एक पर्टिकुलर डोर मान लेते हैं 15वां डोर बंद नहीं होता है, राइट। और जब तक वो डोर बंद नहीं होगा हमारी जो ट्रेन है वो चल नहीं पाएंगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में जो डोर होगा उसे हमें आइसोलेट करना होगा, राइट। तो मान लेते हैं कोई टेक्निकल पर्सन आता है और वो जो टेक्निकल पर्सन है वो डोर को मैन्युअली बंद करता है। वो डोर को मैन्युअली बंद करेगा और ट्रेन का जो ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो जो डोर होगा उसे क्या कर देगा, बाईपास कर देगा, उसे आइसोलेट कर देगा। जैसे ही वो डोर को आइसोलेट कर देगा वो डोर बंद हो जाएगा और वो डोर को आइसोलेट कर देगा। तो ऐसे केस में जो डोर होगा वो हट जाएगा। जैसे ही वो डोर पूरी ट्रेन के सब सिस्टम से आइसोलेट हो गया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन होगी उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ट्रेन को आगे वाले स्टेशन तक के लेके जा सकते हैं। तो इसी का ही मतलब होता है बाईपास। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जो सिस्टम होता है पूरी ट्रेन का, एक पर्टिकुलर जो सिस्टम होता है उसको हम लोग आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट करने के बाद होता है कि जो ट्रेन है उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले बाईपास के बारे में, लोकल बाईपास के बारे में और रिमोट बाईपास के बारे में। और ये बाईपासिंग हम लोग किसकी करेंगे, हम लोग ओडीडी की करेंगे और डीडी की करेंगे। जैसे हमने बात किया था जो डिरेलमेंट डिटेक्शन होता है वो हर कार के एक्सट्रीम एंड में लगा होता है और जो ODD होता है वो बेसिकली पूरे ट्रेन के एक्सट्रीम एंड में लगा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाईपासिंग का एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो SCS में चल रही है, राइट। अगर मैं SCS अगर कट आउट कर दूंगा तो ऐसे केस में से जो पूरा जो सिग्नलिंग सिस्टम है मेरी ट्रेन में से आइसोलेट हो जाएगा। जैसे ही वो सिग्नलिंग सिस्टम आइसोलेट हो गया तो जो ट्रेन है उसे सिग्नलिंग नहीं मिलेगा, राइट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बाईपासिंग। तो यहाँ पर दो तरीके के बाईपास है, लोकल बाईपास है और दूसरा है रिमोट बाईपास, राइट। अभी जो लोकल बाईपास होता है किसके थ्रू होता है, ट्रेन के ड्राइवर के थ्रू होता है। ट्रेन के थ्रू हम लोग लोकल बाईपासिंग करते हैं। बट ये जो रिमोट बाईपासिंग होता है ये किसके थ्रू होता है, OCC के थ्रू होता है। OCC का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, पूरे रेलवे का नर्व सिस्टम होता है। तो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास, यहाँ पर ये ODD ऑब्स्टेकल डिटेक्शन ODD आ गया। OD आ गया, इसका मतलब हम लोग जो पूरी ट्रेन के एक्सट्रीम एंड पर जो डिटेक्शन डिवाइस है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास है ये कौन सी कार में अवेलेबल है, DMC-1 कार में अवेलेबल है और DMC-2 कार में अवेलेबल है, जैसे कि हमने बात किया, राइट। तो जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास DMC-1 कार में अवेलेबल है, अवेलेबल इन DMC-1 को ड्राइवर डेस्क पे अवेलेबल होता है। बेसिकली को ड्राइवर डेस्क पे अवेलेबल होता है, राइट। को ड्राइवर डेस्क मतलब जो असिस्टेंट ड्राइवर होता है उसकी डेस्क पे अवेलेबल होता है। और जब हम लोग ये ऑब्स्टेकल डिटेक्शन को बाईपास कर देंगे तो ऐसे केस में जो ODD है जो कि ट्रेन के ODD जो है जो कि ट्रेन के एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है, वो पूरी ट्रेन के एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। जब वो बाईपास हो जाएगा तो ऑब्स्टेकल डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास, राइट। ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास है ये DD कहाँ पर लगा होता है, हर कार के, जैसे हमने बात किया था जो DD होता है ये होता है DD रेड वाला जो है वो है DD, ऑरेंज वाला जो येलो वाला जो है वो है ऊपर ODD और जो रेड वाला है वो है DD। तो ये जो DD है वो हर कार के एक्सट्रीम एंड में लगा होता है। एक्सट्रीम एंड मतलब जो कॉर्नर वाला जो एंड होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर लगा होता है। कॉर्नर वाले एंड पे लगा होता है मतलब जो बोगी होती है उसके साथ में लगा होता है, बोगी के साथ में लगा होता है ये DD डिवाइस, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें बोगी के, अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से साइड में लगा होता है, बोगी के साइड में लगा होता है कुछ इस तरीके से डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास है ये DMC-1 कार में होता है, राइट। डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास DMC-1 कार में अवेलेबल इन DMC-1 को ड्राइवर डेस्क, जैसे हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास, ये DD की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास ये कहाँ पर लगा होता है, ये इंटरमीडिएट कार में लगा होता है। यहाँ से एक चीज़ हमने क्या समझा, डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास, ये जो इससे पहले हमने ODD के बारे में पढ़ा था, ODD में जो ODD है ये बेसिकली ऑब्स्टेकल को भी डिटेक्ट करने का काम करता है और जो डिरेलमेंट है उसको भी डिटेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ODD है ऑब्स्टेकल को भी डिटेक्ट करेगा और डिरेलमेंट को भी डिटेक्ट करेगा। कोई जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हो सकती है तो ये डिरेलमेंट का भी डिटेक्शन करने का काम करता है और आगे सिग्नल भेजता है हमारे सिस्टम को, ट्रेन में जो लगा होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो DD है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ
ये डिरेलमेंट को ही डिटेक्ट करता है, राइट। ये जो डी डी है ये सिर्फ और सिर्फ डिरेलमेंट को ही डिटेक्ट करता है, बट जो ODD है जो ऑब्स्टेकल को भी डिटेक्ट करता है और डिरेलमेंट को भी डिटेक्ट करता है, राइट। तो ये रीज़न की वजह से पहले हमने ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास ये DMC1 कार में लगाए और DMC2 कार में लगाए, और ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास है ये भी कहाँ पर लगा है, DMC1 कार में लगा और DMC2 कार में लगा है, राइट। बट यहाँ पर हमने एक ही कार कंसिडर किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, DMC1 कार, और ये DMC1 कार के को ड्राइवर डेस्क पे लगा होगा, मतलब असिस्टेंट पायलट की डेस्क पे लगा होगा। अभी यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ DD के बारे में, डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास के बारे में, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस के बारे में। तो जो डिरेलमेंट डिटेक्शन जो डिवाइस है ये बेसिकली इंटरमीडिएट कार में लगा होता है, जैसे कि हमने बात किया, इंटरमीडिएट कार में लगा होता है जैसे कि हमने बात किया। तो ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास है ये इंटरमीडिएट कार में लगा होता है, राइट। अभी जो डिरेलमेंट डिटेक्शन है, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस ये इंटरमीडिएट कार में लगा होता है। अभी इसे हमें बाईपास करना है, तो बाईपास करने के लिए अगेन DMC1 DMC2 को ड्राइवर डेस्क पे लगा होता है, मैं समझे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास ODD है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। तो ODD और फिर उसके बाद है हमारे पास DD है क्या, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, राइट। तो ODD और DD दोनों को बाईपास करने के लिए हमारे पास स्विच है, राइट। और वो जो स्विच है उसका नाम क्या है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास स्विच और डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास स्विच, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन बाईपास स्विच और ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन बाईपास स्विच है ये कहाँ पर लगे, DMC1 और जो DMC2 है उसके को ड्राइवर डेस्क में लगे, राइट। तो अगर हम लोग DMC1 या DMC2 किसी भी एक ड्राइवर मोटर कार से, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है ट्रेन चलाता है, तो किसी भी एक ड्राइवर कार के थ्रू अगर हम लोग जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है या फिर डिरेलमेंट डिटेक्शन है अगर उसको हम लोग बाईपास कर दें, तो ऐसे केस में जो बाईपास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल बाईपास बोलेंगे, राइट। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोकल बाईपास। फिर उसके बाद जो बाईपास है हमारे पास है रिमोट बाईपास। अभी रिमोट बाईपास में ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और जो डिरेलमेंट डिटेक्शन है, रिमोट बाईपास में जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और जो डिरेलमेंट डिटेक्शन है उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं DDU के थ्रू और OCC के थ्रू, DDU या फिर OCC। DDU का मतलब क्या होता है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, और OCC मतलब ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, राइट। सिंपल वर्ड में इसको हम लोग समझ सकते हैं। रिमोट बाईपास में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और जो डिरेलमेंट डिटेक्शन होता है उसको हम लोग बाईपास कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ थ्रू दी OCC, राइट। फिर उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं सेंटर पिवट डिवाइस के बारे में। अभी ये सेंटर पिवट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये सेंटर पिवट डिवाइस, तो ये जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है बेसिकली कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, जो बोगी होती है और ट्रेन की जो कार होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। बोगी और कार के बीच में जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेस होता है और जो रिलेटिव जो रोटेशनल मूवमेंट होता है किसके बीच में, बोगी और कार बॉडी के बीच में, उसको भी क्या करता है, उसको भी बेसिकली ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, सेंटर पिवट डिवाइस द फंक्शन ऑफ द बॉडी टू बोगी कनेक्शन इज टू ट्रांसमिट द लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेज एंड रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट बिटवीन बोगी एंड द कार बॉडी। तो यहाँ से हमने क्या समझा, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि जो बोगी होती है वो क्या करती है, जो ट्रेन की जो कार बॉडी होती है उसको गाइड करने का काम करती है, जिसको हमने ऐसा बोला था कि ट्रेन को गाइड करने का काम करती है। तो किस तरीके से गाइड करती है, जो बोगी और जो ट्रेन की जो कार बॉडी होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सेंटर पिवट। अभी जो सेंटर पिवट होता है ये क्या करता है, बोगी के वजह से जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट होता है, जो रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट जो जनरेट होता है कर्वेचर के टाइम, उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है कार बॉडी में, जिसके वजह से होता है कि ट्रेन की जो कार होती है वो मूव करने लगती है। ये तो बहुत टेक्निकली हमने डिस्कस किया। अगर इसको हम लोग बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम लोग डिस्कशन करें, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। सेंटर पिवट डिवाइस के बारे में आगे हम लोग और बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, मगर आने वाली वीडियो में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है क्या करता है, जो कार बॉडी और जो ट्रेन की जो बोगी है दोनों के बीच में, हम लोग ट्रेन की बोगी पहला कंसिडर करेंगे। तो जो सेंटर पिवट होता है ट्रेन की बोगी और कार बॉडी दोनों के बीच में जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेस होते हैं, जो रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट होता है उसे ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो जो सेंटर पिवट होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये सेंटर पिवट क्योंकि सेंटर में लगा होता है, यहाँ पर ये ट्रैक्शन सेंटर, यहाँ पर ये ट्रैक्शन ब्लॉक लगा होता है, राइट। तो बॉडी, ट्रेन की बॉडी और बोगी का कनेक्शन बेसिकली सेंटर पिवट प्रोवाइड। तो अभी बात करते हैं प्राइमरी सस्पेंशन एंड एक्सल बॉक्स के बारे में। बेसिकली दो तरीके का सस्पेंशन सिस्टम होता है हमारी ट्रेन में, जैसे कि हमने बात किया था, प्राइमरी सस्पेंशन होता है और सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है कहाँ लगा होता है, सिर्फ और सिर्फ बोगी में लगा होता है, राइट।
ट्रेन की बोगी और ट्रेन के एक्सल के बीच में जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। जैसे कि जो स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो जो स्प्रिंग होती है वो होती है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। आगे आने वाली हम लोग वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोगी टू बोगी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, तो ये है प्राइमरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, बोगी और कार को कनेक्ट करने का काम करता है। हमारे पास 4 सेकेंडरी सस्पेंशन है पूरी ट्रेन में, राइट। तो यहाँ पर ये प्राइमरी सस्पेंशन के मतलब पूरे डिटेल में डिस्कशन किया गया है, बट आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्राइमरी सस्पेंशन के। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो सस्पेंशन सिस्टम हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पर ये जो सस्पेंशन सिस्टम है बोगी और किसके बीच में, बोगी और बोगी के 2 पार्ट्स के बीच में कनेक्टेड है। यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्सेल बॉक्स, यहाँ पर ये जो एक्सेल बॉक्स है इसमें हमें क्या मिलेंगी, यहाँ पर ये एक्सेल बॉक्स में हमें बेसिकली मिलेंगी एक्सेल की बेरिंग मिलेंगी, फिर उसके बाद हाउसिंग मिलेंगी एंड सो ऑन। तो यही होता है एक्सेल बॉक्स और प्राइमरी सस्पेंशन, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर हम लोग देखें हमें क्या मिलेगा सेकेंडरी सस्पेंशन में, यहाँ पर हमें डैम्पर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल डैम्पर सेकेंडरी सस्पेंशन, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डैम्पर, ये भी सेकेंडरी सस्पेंशन जिसको हम लोग लैटरल डैम्पर बोलते हैं। यहाँ पर ये एयर सस्पेंशन बेलो एयर स्प्रिंग, इसको भी हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन बोलते हैं, और ये भी है हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है सबसे पहला क्या करेगा, ट्रेन की जो कार की जो बॉडी होगी और जो बोगी के जो पार्ट्स होंगे उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। बोगी और कार बॉडी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन इंक्लूड 2 वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर। तो वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, राइट। वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ग्रीन में, between bogie and car body on each side of the bogie. Lateral damping is ensured by a single lateral hydraulic damper. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से सिंगल लैटरल हाइड्रोलिक डैम्पर है, ये भी सेकेंडरी सस्पेंशन में आया, राइट। डैम्पर आर सेम फॉर बोथ ट्रेलर एंड मोटर कार बोगी। जैसे कि हमें पता है जो डैम्पर है ये सेम होता है दोनों बोगी के लिए, ट्रेलर कार बोगी के लिए भी और मोटर कार बोगी के लिए भी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमें ये बेसिकली एयर सस्पेंशन सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर बैलो, जिसका एक और एक नाम होता है एयर सस्पेंशन सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो एयर है उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। तो एयर को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास होता है सेपरेट आइसोलेशन कॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सेपरेट आइसोलेशन कॉक आर अवेलेबल टू आइसोलेट एयर सप्लाई टू सस्पेंशन सिस्टम इन ईच बोगी। यहाँ पर ये जो एयर सस्पेंशन है इसमें से जो एयर है उसको आइसोलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास आइसोलेटिंग कॉक होता है। जैसे कि हमने बात की सेपरेट आइसोलेशन कॉक अवेलेबल है टू आइसोलेट एयर सप्लाई टू सस्पेंशन सिस्टम इन ईच बोगी, राइट। जो एयर सप्लाई उसको आइसोलेट करने के लिए हमारे पास सेपरेट आइसोलेशन कॉक होता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो डैम्पर्स होता है इसका क्या काम होता है, ये डैम्पर्स या फिर बोल सकते हैं जो सेकेंडरी सस्पेंशन है इसका क्या काम होता है। यहाँ पर ये सेकेंडरी सस्पेंशन या फिर ये जो डैम्पर सिस्टम है इसका ये काम होता है कि जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको डैम्प करने के काम करते हैं डैम्पर्स। जब हमारी ट्रेन चलती है तो ऐसे केस में मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से ऑसिलेशन जनरेट होते हैं। तो जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें डिके करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास डैम्पिंग सिस्टम है, और यही डैम्पिंग सिस्टम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम इन ट्रेन, राइट। तो जितने भी जो डैम्पर्स हमने जो लगाया एयर स्प्रिंग, ये जो डैम्पर्स जितने भी हमने जो लगाया स्पेसिफिकली डैम्पर, ये वर्टिकल डैम्पर और ये लैटरल डैम्पर, राइट। तो ये जो डैम्पर्स होंगे क्या करेंगे, जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होंगे उसे डैम्प करने का काम करेंगे। मैकेनिकल वाइब्रेशन वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं जब हमारी ट्रेन कर्वेचर पे से जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है। यहाँ पर मान लेते ये जो हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन के राइट साइड में बहुत सारे पैसेंजर्स एक्यूमुलेट हो गए बट लेफ्ट साइड में कोई पैसेंजर नहीं है। तो इसके वजह से होगा क्या, ट्रेन के राइट साइड में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, और जो ट्रेन है वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा झुक जाएंगी, तो ये अनडिज़ायरेबल है। तो ट्रेन को हमें राइट साइड से हमें उठाना होगा। तो राइट साइड से थोड़ा उठाने के लिए ये जो एयर सस्पेंशन बैलो इसमें हम लोग एयर भरेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ट्रेन है वो राइट साइड से उड़ जाएंगी, राइट। तो ये एयर सस्पेंशन बैलो, ये जो एयर स्प्रिंग होती है इसका काम ये होता है बेसिकली ट्रेन का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसे मेंटेन रखना।
तो यहाँ पर वही लिखा है, टू अटेन्यूएट ऑसिलेशन रिजल्ट फ्रॉम दी, जैसे हमने बात की ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करना होता है, टू अटेन्यूएट ऑसिलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रैक ज्योमेट्री द सेकेंडरी सस्पेंशन एक्यूट विद अ सेट ऑफ डैम्पर विद एन ऑप्टिमाइज्ड डैम्पिंग रेशियो, दे आर अटैच्ड बाय इलास्टोमेरिक बुशेस विच अलाउ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी एंड टू हेल्प द रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि हमने बात किया, ये जो डैम्पर सिस्टम होते हैं, सेकेंडरी डैम्पर सिस्टम, जो सेकेंडरी जो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली डैम्पर सारे ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसे रिड्यूस करते हैं और जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन है उसको पहुंचने नहीं देते, या फिर बोल सकते हैं जो मैकेनिकल वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी होती है उसे रिड्यूस कर देते और कार बॉडी तक के ना के बराबर में मैकेनिकल वाइब्रेशन पहुंचता है जब हमारी ट्रेन मोशन में होती है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें STF-DL एंटीना, जैसे कि हमने बात किया था ATC एंटीना के बारे में, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से एंटीना मिल रहा है। अभी एंटीना का क्या काम होता है, ये जो एंटीना होता है बेसिकली सिग्नलिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। एंटीना इज माउंटेड इनटू बोगी फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन ट्रैक साइड एंड बीकन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो बीकन होता है ये क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। तो इसको हमें सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए हम लोग इतना ही बोलेंगे कि जो ये जो एंटीना सिस्टम जो होता है ये बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। ये जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, कौन सा डेटा, जो ट्रैक साइड के जो आजू बाजू का जो सिग्नल होता है वो सिग्नल से रिलेटेड जो डेटा है उसके ट्रांसमिशन के लिए हमने यहाँ पर ये एंटीना लगा के रखा है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो एंटीना सिस्टम है इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ATP ऑपरेशन क्या होता है, ATO ऑपरेशन क्या होता है, ट्रेन जब हमारी ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है तो ऐसे केस में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करती है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एंटीना होता है ये क्या करता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, बेसिकली ट्रेन का जो सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन करता है, इतना हमें याद रखना है। डेटा ट्रांसमिशन करता है ट्रैक साइड और बीकन के बीच का। ट्रैक साइड की तरफ एक डिवाइस लगा होता है जिसे बोला जाता है बीकन, राइट। तो बीकन से बेसिकली सिग्नलिंग का ट्रांसमिशन होता है, तो सिग्नलिंग का ट्रांसमिशन के लिए ये एंटीना रिस्पॉन्सिबल होता है।